हेलो फ्रेंड्स, दास्तानी जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लोग क्राइम करने के लिए क्या क्या तिकड़म, क्या क्या जुगाड़ लगाते हैं, कैसे कैसे अपना दिमाग लगाते हैं और फिर ये भूल जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सच कभी सामने किसी के नहीं आएगा। लेकिन जब इंसान कोई जुर्म करता है तो वो बड़े ही कॉन्फिडेंस में होता है और सोचता है कि ऐसे रास्ते, ऐसे तरीके से वो काम कर रहा है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और ये ही इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। लेकिन इन सब के बीच इंसान क्राइम करने के जो अनोखे अनोखे तरीके इस्तेमाल करता है, जो दिमाग लगाता है, उसके बारे में सोचकर बहुत अजीब सा लगता है। आज की कहानी सुनकर आपको भी ऐसा ही लगेगा कि एक सीधी सादी कहानी को कैसे इतना उलझा दिया गया। और कमाल ये है कि जो चीज़ आसानी से हो सकती थी उसको कैसे गुनाहों के रास्ते पर ले जाया गया। और सबसे बड़ी दिक्कत है पुलिस के लिए कि अब इस मामले में केस बनाए तो क्या बनाए और कैसे बनाए, किसके ऊपर बनाए और कैसे उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जेल में रखा जाए जिन्होंने क्राइम किया है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 जनवरी 2024 को यूपी के इटावा से। इटावे में 2 जनवरी 2024 को रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिलती है। सुबह का वक्त था। लाश ट्रेन के नीचे आ गई थी, कट गई थी, बुरी तरह से फट गई थी और लाश की शिनाख्त बहुत मुश्किल थी। उसका चेहरा बिगड़ चुका था, लेकिन लाश के जिस्म पर कपड़े पूरे थे। लाश के साथ कोई आईडी प्रूफ था नहीं ताकि उसकी पहचान हो सके कि ये लाश है किसकी। रेलवे पुलिस ने लाश को उठाया और उसे अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम होने के बाद, क्योंकि ये लाश अज्ञात थी, इसकी शिनाख्त नहीं हुई थी, ये पता नहीं था कि ये मरने वाला शख्स है कौन, इसलिए कानून के मुताबिक पुलिस ने उसको अस्पताल के मॉर्चरी यानी मुर्दा घर में रखवा दिया और इसके परिजनों के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। तीसरे दिन अचानक 5 लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस के पास जाकर कहते हैं कि अभी 2 जनवरी 2024 को रेलवे ट्रैक पर जो एक लाश मिली थी वो लाश हम लेने आए हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई आपका वो कौन लगता है, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। तो वो बताते हैं कि जो मरने वाला है उसका नाम है अतुल कुमार और वो हमारा रिश्तेदार है। उनमें से एक बोलता है कि वो मेरा बेटा है। अब पुलिस ने कहा कि कुछ प्रूफ दीजिए, कोई आईडी प्रूफ वगैरह दीजिए। तो फिर वो कहते हैं कि इसके कपड़ों से हमने इसको पहचान लिया है। इस मरने वाले शख्स ने जो कपड़े पहने हुए हैं ये हमारे ही घर के हैं, हमने इसको पहचान लिया है। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आपके पास मरने वाले का कोई शनाख्ती कार्ड या आधार कार्ड, कोई तो प्रूफ होगा, वो तो आप दिखाइए। तो मरने वाले का एक आधार कार्ड पुलिस को देते हैं। अब आधार कार्ड पुलिस ने देखा। अब क्योंकि लाश का चेहरा थोड़ा बिगड़ा हुआ था रेलवे ट्रैक के नीचे आ जाने की वजह से, लेकिन उन्होंने कपड़े पहचान लिए थे जो मरने वाले ने पहन रखे थे। उन्होंने कहा कि ये सब हमारे हैं और ये हमारा अतुल है। आधार कार्ड की बिना पर पुलिस वाले ने कहा कि ठीक है, आप पेपर पर साइन कीजिए और ले जाइए। और गवाह के तौर पर जो 4 लोग थे उन चारों ने अपने अपने आधार कार्ड वहां जमा किए और अपना नाम, सिग्नेचर सब किया और उसके बाद लाश को लेकर वो सब के सब वहां से चल दिए। लाश ले जाने के बाद उसी दिन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। ये बात 5 जनवरी की है। अब लाश का अंतिम संस्कार हो चुका है। पुलिस को भी लगा कि चलो एक केस शायद सुसाइड का हो या किसी एक्सीडेंट का हो, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये केस अंजाम को पहुंच चुका है, यानी ये केस पूरा हो चुका है। लोग अपनी लाश को ले गए हैं और अब इस केस की तरफ से पुलिस वाले बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। उनके लाश के ले जाने के ठीक अगले दिन यानी 6 जनवरी को 4 लोग फिर से पुलिस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब, यहाँ पे 2 जनवरी को एक हादसा हुआ था और रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली थी और हम उस लाश को लेने आए हैं।
अब पुलिस वाले पहली बार एकदम चौंक जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो लाश तो हमने दे दी, कल ही उसके पिता और भाई आए थे। उन्होंने कहा कि उसके भाई और माता पिता तो ये रहे, वो कौन थे जिनको आप लोगों ने लाश दे दी? अब ये दूसरे किसी इलाके के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये देखिए, जो कपड़े पहने हुए था वो मेरे बेटे के ही कपड़े हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, और दूसरी बात, इसका आधार कार्ड भी ये रहा। अब उन्होंने भी आधार कार्ड पुलिस को दे दिया, लेकिन आधार कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ था बस वो मैच नहीं कर रहा था। उस आधार कार्ड पर मरने वाले का नाम सत्यवीर राजपूत था। अब पुलिस वालों ने कहा कि ये सत्यवीर है या अतुल है, क्योंकि एक दिन पहले ही अतुल बताकर लोग यहाँ से लाश को ले जा चुके हैं। अब इन सब ने अपने अपने आधार कार्ड पुलिस को दिए और कहा कि आप चाहो तो हमारे गांव में चलकर पूछ लो, ये हमारा ही बेटा है और इसका नाम सत्यवीर राजपूत है। अब ये सुनकर पुलिस का माथा ठनका कि ये क्या चक्कर है। एक लाश के लिए दो अलग अलग परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंच रहे हैं और अलग अलग क्लेम कर रहे हैं कि ये लाश हमें चाहिए। अच्छा, अब इधर पुलिस की हवा इसलिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि उन्होंने लाश तो उठाकर दे दी थी, अब उस लाश का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। अगर वो फर्जी लोग थे तो ये असली माँ बाप और भाई को लाश कहाँ से ला कर दें, और बिना पुख्ता सबूत के पुलिस ने लाश उनको दे कैसे दी? पुलिस के ऊपर अब उंगली उठेगी, ये सब सोचकर पुलिस वाले बड़े परेशान थे, बड़े ही हैरान थे कि अब क्या किया जाए। तो अब इटावा के सीनियर पुलिस ऑफिसरों तक जब ये कहानी पहुंची तो वो भी चौंके कि ये क्या मामला है। एक मुर्दे के लिए दो अलग अलग परिवार, एक लाश के दो दावेदार थे। अब यहाँ से पुलिस ने अपनी तरफ से छानबीन शुरू की। जो 6 तारीख को फैमिली पुलिस के पास पहुँची थी, पुलिस ने पहले उनका आधार कार्ड और फ़ोन नंबर चेक किए तो सब कुछ मैच कर रहा था, और ये भी पता चला कि सत्यवीर राजपूत का आधार कार्ड ओरिजिनल है। तब ये पुख्ता हो गया था कि ये लोग असली हैं और मरने वाले का नाम सत्यवीर ही है। अब जो एक दिन पहले लाश को लेकर गए थे, जिन्होंने मरने वाले के नाम अतुल कुमार बताया था, तो फिर वो लोग कौन थे? अब पुलिस ने उनकी फ़ाइल निकाली, क्योंकि पुलिस के पास उनके आधार कार्ड वगैरह पहले से ही थे, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही थे। उनके सब आधार कार्ड पर जो फ़ोन नंबर लिखे थे, जब उन सब मोबाइल नंबर पर कॉल करके देखा तो वो सारे मोबाइल नंबर बंद निकले, सारे फ़ोन बंद थे और फर्जी निकले। आधार कार्ड को जांचा गया तो पता चला कि वो पांचों के पांचों आधार कार्ड भी फेक थे, सब नकली थे। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि जो लोग लाश ले जा चुके हैं वो सब फर्जी थे, और जो अब आए हैं लाश लेने के लिए वे सब के सब असली हैं। लेकिन अब लाश तो है नहीं। पुलिस ने बड़ी मिन्नत करके, बड़ी खुशामद दरामद करके उनको समझाया, लेकिन अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि ये लोग आखिर लाश को फेक आधार कार्ड और फर्जी फ़ोन नंबर और पते के साथ क्यों लेके गए हैं? उस लाश को ले जाने के पीछे इनका मकसद है क्या? अब यहाँ से इस मामले की जांच सीरियसली शुरू होती है। अब आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार पर जो एड्रेस था वो सब असली नहीं था, सब का सब नकली, सब फेक। तो फिर असली क्या था? अब इसी असलियत की तलाश में पुलिस जी जान से जुट जाती है। तो पुलिस अब इस मुर्दा घर के आसपास और रास्ते में, बैंक में, हॉस्पिटल में, दुकान में लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन सबको चेक करने का फैसला करती है। अब सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का काम शुरू होता है। अचानक एक कैमरे में वही 5 लोग नज़र आ जाते हैं। अब इत्तेफाक से जब वो नज़र आते हैं तो उस वक्त बारिश हो रही थी, और जिसकी वजह से तस्वीरें थोड़ी धुंधली थी, समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कौन। खैर, पुलिस ने ये तस्वीरें उसे दिखाई जिसने लाश हैंड ओवर की थी। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से मैं चेहरा नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन उनमें से बड़ी मुश्किल से एक शख्स का चेहरा थोड़ा सा साफ दिख रहा था।
अब पुलिस ने जितने भी उस इलाके के ठग, चोर, चक्के टाइप के लोग थे, उन सब की फाइल निकाली कि शायद उनमें से कोई तस्वीर इसके साथ मिल जाए, लेकिन उनमें से भी किसी की तस्वीर उसके साथ मैच नहीं हुई। अब इससे साफ हो गया था कि जो लाश लेकर गए थे पांचों लोग, इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। अब पुलिस अपनी तफ्तीश मुखबिर का जाल बिछाकर पता करने की कोशिश कर रही है और उन तस्वीरों को भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार मेहनत रंग लाई। उस तस्वीर में से एक शख्स का चेहरा पहचाना जाता है। कुछ पुलिस वालों ने जब उसे देखा और कहा कि ये तो वकील साहब है, इनका नाम हेतराम मित्तल है, और हेतराम मित्तल थोड़े से दबंग टाइप के वकील हैं। खुद वकील साहब के खिलाफ भी कई मामले दर्ज थे। ख़ास तौर पर अभी कुछ वक्त पहले ही एक आदमी ने अपनी बेटी को भगाकर ले जाने का इल्ज़ाम वकील साहब पर लगाया था। अच्छा, वकालत के दौरान कई बार ऐसा भी होता है कि वकील के ऊपर झूठ केस लगा दिए जाते हैं ताकि वकील के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन जब इस वकील साहब का रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि ये थोड़े दबंग टाइप के वकील भी हैं। इसलिए इन पांचों लोगों में वकील की मौजूदगी और उस लाश को ले जाने के पीछे वकील का मकसद क्या हो सकता था, वो ऐसा क्यों करेगा? अब पुलिस के सामने ये सारे सवाल थे। अब पुलिस चुपचाप बड़ी खामोशी के साथ अपनी तफ्तीश, अपनी तहकीकात जारी रखती है। अब उन वकील साहब की पहचान के बाद वकील साहब के फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है और उनके घर के इर्द गिर्द के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। तो एक एक करके बाकी 4 लोग भी अलग अलग कैमरों में वकील साहब के साथ कैद हो जाते हैं। अब गौरतलब बात यह है कि जब 5 तारीख को उन्होंने पुलिस से वो लाश ली थी तो सभी चारों नाम हिंदू नाम थे। लेकिन वकील साहब के साथ सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए जब उन 4 लोगों का पता किया गया, उनकी जांच की गई, तो वे चारों के चारों मुस्लिम थे। अब इससे साबित होता है कि उनके फेक आधार कार्ड बनाए गए थे। उन्हीं में से किसी को अतुल का बाप बना दिया गया और किसी को भाई बना दिया गया, जबकि उनका नाम फुरकान या फिर फरहान इस तरह के नाम थे। वे चारों के चारों मुस्लिम थे। तो पुलिस को फिर लगा कि ये क्या मामला है, क्या है इसके पीछे मकसद। एक वकील साहब हैं, 4 मुस्लिम लड़कों को हिंदू नाम देकर उनका आधार कार्ड बनवाते हैं और जाकर एक लाश को पुलिस से ले लेते हैं, जिसकी ट्रेन के नीचे कटकर मौत हुई थी। और ये बात बिल्कुल सच थी, इसमें कुछ भी झूठ नहीं था, क्योंकि रेलवे पुलिस ने बाकायदा रिपोर्ट दी थी कि कुछ चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा था, इस एक्सीडेंट को होते हुए देखा था। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इधर वकील साहब पर नज़र रखी जा रही थी, वकील साहब हाथ नहीं आ रहे थे। इसके बाद फिर मुखबिर का जाल बिछाया गया और इधर वकील साहब इस बात से बेखबर थे कि पुलिस उन तक पहुंच चुकी है। काफ़ी कोशिशों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद आखिर एक रोज़ अचानक वकील साहब पुलिस के हाथ लग जाते हैं। अब पुलिस के हाथ जब लग जाते हैं तो फिर पुलिस उनको सारी बात बताती है। वकील साहब पहले तो पुलिस के ऊपर चौड़े होते हैं, लेकिन फिर उनको बताया जाता है कि तुमने एक लाश को फर्जी तरीके से ले लिया है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है और इस पूरे प्रोसेस को तुम लीड कर रहे थे। अब ये सुनकर वकील साहब खामोश हो जाते हैं। यहाँ ये कहानी बहुत अजीब थी। यहाँ ना तो कोई मर्डर हुआ है, ना कोई पैसे का लेन देन हुआ है, बस एक लावारिस लाश को एक सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर से 5 लोग जाकर फर्जी तरीके से ले लेते हैं और उसका बाकायदा अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। अब इसमें क्राइम कहाँ पर आएगा? यहाँ क्राइम सिर्फ एक हुआ है और वो है लाश के साथ ठगी या लाश को चुराने का गुनाह। और इस गुनाह के लिए धाराएं ऐसी हल्की लगेंगी कि उससे कुछ होना जाना तो था नहीं। इस केस में क्या होगा, कितने दिनों के लिए अंदर करेंगे, वकील है, सब कानून जानते हैं, उनको पहले से ही सब कुछ पता था। शायद इसीलिए वकील साहब पुलिस को ज़्यादा दबंगी दिखा रहे थे। लेकिन
लास्ट की पहेली क्या है, पुलिस को ये समझना अभी बाकी था और ये पुलिस को अभी तक समझ नहीं आया था। पुलिस कहती है कि इस कहानी के पीछे कोई तो बड़ा राज है, कोई तो बहुत बड़ा वकील साहब का मकसद है। अब पुलिस ने वकील साहब को पकड़ने के बाद उनकी फैमिली लाइफ और बाकी लोगों की तफ्तीश शुरू की और इसके बाद एक अजीब कहानी निकलकर सामने आती है। कहानी ये थी कि हेतराम मित्तल यानी वकील साहब ऑलरेडी शादीशुदा हैं। इनकी पत्नी से कुछ झगड़ा चल रहा था। पति पत्नी दोनों अब अलग रह रहे थे। इसी दौरान करीब 4 या 4.5 साल पहले वकील साहब की मुलाकात इसी इटावा में मुस्कान नाम की लड़की से हुई। अब मुस्कान को देखकर वकील साहब के चेहरे पर मुस्कान आई। धीरे धीरे मुस्कान को अपना दिल दे बैठे और वो मुस्कान से प्यार करने लगे और इत्तेफाक से अब धीरे धीरे मुस्कान भी वकील साहब से प्यार करने लगी। अब दोनों ने तय किया कि हम शादी करेंगे। अब ये बात मुस्कान के घर वालों तक पहुंचती है। अब मुस्कान के माँ बाप ने अपने तरीके से वकील साहब के बारे में पता किया तो पता चला कि वकील साहब तो पहले से ही शादीशुदा है। अब ये बात पता चली तो कोई भी माँ बाप एक शादीशुदा को अपनी बेटी तो देगा नहीं। फिर वकील साहब के बारे में और भी कई चीज़ों का पता चला तो माँ बाप ने इस रिश्ते से मना कर दिया। इस बीच में वकील साहब मुस्कान को लेकर कहीं चले भी गए। बेटी घर नहीं आई तो उसके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी और वकील साहब पर सीधे सीधे आरोप लगाकर कहते हैं कि वो उनकी बेटी को भगा कर ले गए हैं। खैर वकील थे, मुस्कान लड़की बालिग थी, उसने अपना बयान दिया तो कुछ हुआ नहीं। वकील साहब ने सारा कुछ संभाल लिया और अपने तरीके से इस मैटर को ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो लड़की मुस्कान अपने घर चली जाती है। लेकिन अब वहीं से वकील साहब ने सोचना शुरू किया कि ये मसला कब तक चलेगा। उसके माँ बाप तैयार हो नहीं रहे हैं और शादी तो करनी ज़रूर है, तो ये शादी कैसे की जाए। अब वकील साहब यहाँ अपना दिमाग लगा रहे हैं कि इसका कोई उपाय मिल जाए, किसी तरह से इसका तोड़ मिल जाए कि अब क्या किया जाए, कैसे शादी की जाए। बस इसी उधेड़-बुन में वकील साहब लगे रहते हैं। तब वकील साहब का दिमाग चला और उन्होंने एक ऐसी साजिश बुनी जिसमें सारा काम हो जाना था और कोई ऐसा संगीन क्राइम का केस भी नहीं होना था कि पूरी उम्र जेल में गुजारनी पड़े। अब उन्होंने एक बहुत ही शानदार प्लान बनाया और अपने साथ 4 लोगों को इस साजिश का हिस्सा बनाया और इन 4 लोगों के साथ साथ मुस्कान को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। फिर वकील साहब ने पहले उन 4 के फर्जी आधार कार्ड बनवाए और एक 5वां आधार कार्ड बनवाया अतुल कुमार का। आधार कार्ड में अतुल कुमार की उम्र 27 साल और एड्रेस इटावा का ही कोई लिखवा दिया और तस्वीर भी कोई ऐसे ही उठाकर उस पर चिपका दी। अब चूंकि सब कुछ फर्जी था तो इसमें इंक्वायरी तो होनी नहीं थी, लेकिन हकीकत ये थी कि अतुल कुमार नाम का शख्स कोई था ही नहीं। मतलब ना तो वो वकील साहब का जानने वाला था, ना उन 4 का और ना मुस्कान का कोई था। बस वकील साहब ने ऐसे ही किसी अतुल कुमार का नाम देखा, सोचा और उसके नाम पर आधार कार्ड बनवा दिया। वे 4 लड़के भी मुस्लिम थे, लेकिन वकील साहब ने हिंदू नाम से फेक आधार कार्ड बनवाया। उन कार्ड पर सब के सब एड्रेस और फ़ोन नंबर सब कुछ फेक था। अब वकील साहब के प्लान का एक पहला चरण, पहला मंसूबा पूरा हो चुका था। अब क्योंकि वकील साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था तो अब वकील साहब ने सबको लगा दिया काम पर कि जाओ एक लाश ढूंढो, क्योंकि उस लाश से ही असली काम होने वाला था। अब ये 4 के 4 लाश ढूंढने में दिसंबर से ही लग जाते हैं। लाश को ढूंढने में पूरा दिसंबर बीत जाता है, लेकिन कहीं कोई लाश नहीं मिली और लाश भी इनको ऐसी चाहिए थी कि जो किसी सड़क के किनारे पड़ी हुई हो, लावारिस हो या जिसके साथ कोई विवाद ना हो, जैसे कि मर्डर वगैरह, कहीं उसमें फंस ना जाएं। तो उनको लाश भी लावारिस चाहिए थी। या कोई रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटी हुई कोई लाश हो जिसका कोई पूछने वाला ना हो, जिसको कोई चाहने वाला ना हो, या कोई होमलेस हो, सड़क पर फुटपाथ पर कोई भी मरा हुआ उनको मिल जाए, या मुर्दा घर से चुराई हुई कोई लाश मिल जाए,
तो ये तमाम कोशिशों के बावजूद कोई लाश उन्हें मिलकर नहीं दे रही थी। फिर अचानक इन्हीं 4 लड़कों के जरिए 4 जनवरी 2024 को वकील हेतराम मित्तल को पता चला कि फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन के तहत इटावा में एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटी हुई एक लाश पड़ी मिली है। तो वकील साहब ने सोचा कि उस लाश का चेहरा भी बिगड़ गया होगा, पहचान किसी को आएगी नहीं, लाश देखने में ठीक ठाक है, लाश मुर्दा घर में रखी हुई है, लाश अननोन है, यानी कि उसका कोई पहचान वाला नहीं है, उसका कोई रिलेटिव उसे लेने अभी तक मोर्चरी आया भी नहीं है, बस ये लाश हमारे लिए फिट रहेगी और ये लाश हमारा काम पूरा कर देगी। अब ये आइडिया फिट करके वकील साहब ने अपना सारा मंसूबा कंप्लीट करने का सोच लिया। इसके बाद ये सब लोग वकील साहब के प्लान के मुताबिक मुर्दा घर पहुँचते हैं और सब अपने अपने आधार कार्ड वहाँ जमा कराते हैं और बड़ी ही चालाकी से उस अननोन लाश को लेकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वकील हेतराम मित्तल ने इतनी बड़ी साजिश रची क्यों? इससे उनको मिला क्या? इससे उनको फ़ायदा क्या हुआ? अब यहीं से आगे की असली कहानी शुरू होती है। वकील हेतराम मित्तल की साजिश का पहला चरण, पहला पड़ाव अतुल के अंतिम संस्कार के साथ पूरा हो चुका था। वकील हेतराम मित्तल अब दूसरे चरण में, दूसरे पड़ाव में एक साथ कई चीज़ें साबित करना चाहते थे। पहला ये कि मुस्कान को वकील साहब के बजाय अतुल कुमार नाम के शख्स से इश्क हुआ था और मुस्कान ने अतुल कुमार से शादी कर ली थी। यहाँ मुस्कान और अतुल की शादी से वकील साहब को 2 फ़ायदे थे। एक तो ये कि मुस्कान को लेकर वकील साहब की वाइफ और वकील साहब के बीच झगड़ा हुआ करता था और इसीलिए वकील साहब की पत्नी घर छोड़कर जा चुकी थी और वकील साहब से अलग रह रही थी। तो वकील साहब अपनी वाइफ को ये बताने वाले थे कि देखो, मुस्कान के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है, वो तो एक अतुल कुमार है, इससे उसकी शादी भी हो रही है, दोनों लव मैरिज कर रहे हैं। तो वकील साहब की पत्नी को यकीन हो जाएगा कि उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है और उनके घर में चैन सुकून और शांति हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा उन दोनों के बीच का जो था वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये कि अतुल कुमार और मुस्कान की शादी को दिखाकर फिर कोई अनजानी या अननोन लाश उठाएंगे और उस लाश के ज़रिए मुस्कान के माँ और बाप को उस लाश के मर्डर के इल्ज़ाम में पुलिस से उनको अंदर करवा देंगे। दोनों माँ बाप कत्ल के मामले में अंदर चले जाएंगे। वकील साहब का रास्ता साफ़ हो जाएगा। अब वकील साहब और मुस्कान दोनों शादी कर लेंगे और रोकने वाला कोई होगा नहीं और मुस्कान के माँ बाप पूरी उम्र जेल में गुजारेंगे उसके लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। यहाँ अफसोस की बात यह है कि इस साजिश में खुद मुस्कान ने भी वकील साहब का साथ दिया। वकील साहब की ये सब साजिशें अभी तक तो ठीक काम कर रही थी और वकील साहब की शादी वगैरह का काम, सब कुछ मामला सेट होने ही वाला था। प्लान के मुताबिक अतुल कुमार के अंतिम संस्कार के बाद अतुल कुमार इस दुनिया से गायब। अब वकील साहब अतुल कुमार और मुस्कान को पति पत्नी डिक्लेयर करते, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवा देते और सबको ये बता देते कि ये दोनों पति पत्नी थे। और फिर मुस्कान अतुल कुमार का आधार कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन जाती और वहाँ जाकर पुलिस से कहती कि मेरे पति अतुल कुमार लापता हैं, गायब हैं और मुझे शक है कि मेरे माता पिता ने उसका कत्ल करके उसको गायब करवा दिया है, यानी एक लाश का कत्ल करवाना था। और वो सब जब तक साबित होता कि किसने किसको मारा, किसने क्या किया, तब तक मुस्कान के माँ बाप जेल में अंदर होते। इधर वकील साहब और मुस्कान दोनों शादी करके अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे होते। वकील साहब की सारी साजिश बिल्कुल ठीक थी, बहुत ही शानदार साजिश उन्होंने रची थी, लेकिन गलती से अगले ही दिन, यानी जिस दिन वकील साहब मोर्चरी से लाश लेकर आए थे बड़ी चालाकी से, उसके अगले ही दिन
मरने वाले अतुल कुमार नामक बंदे के शव के असली हकदार, असली परिजन, जिनके परिवार की वो डेड बॉडी थी, वो परिवार उसको लेने के लिए पुलिस के पास मुर्दा घर पहुंच गए थे और वकील साहब का सारा राज खुल गया। वकील साहब की सारी कोशिशें, सारी साजिशें सब चौपट हो गई थी। एक लड़की ने अपने प्यार की खातिर अपने माँ बाप के खिलाफ ऐसी गहरी साजिश रची और कानून के मुहाफिज एक वकील साहब ने इस साजिश को अपने दिमाग से पैदा किया था। एक वकील साहब, 4 उनके साथ उनके साथी और एक मुस्कान, टोटल 6 के 6 अब जेल में हैं। और इन सब के खिलाफ जो इल्ज़ाम है वो है एक लाश को गलत तरीके से चुराने का, हड़पने का। इस केस में इनको बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं होगी और हो सकता है कि कुछ महीनों में बेल आउट हो जाएं और बेल आउट होने के बाद मुकदमा चलेगा, लेकिन इसके बाद भी इन्हें बहुत लंबी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन इस सारी घटना का एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि जिस सत्यवीर राजपूत की मौत हुई थी, इन वकील साहब और उसके गैंग की वजह से उसके घर वालों को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिला। तो ये थी आज की बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।